हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। नया टॉपिक हमारा है यूनिट सेकंड से कर्वेचर। यूनिट सेकंड में जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें यूनिट सेकंड का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो कर्वेचर है। कर्वेचर पर चर्चा करेंगे। कर्वेचर से हम अपना टॉपिक ले रहे हैं, वो टॉपिक आपका रहेगा वक्रता या कर्वेचर, हम उसको जो बोले कर्वेचर या वक्रता। किसी वक्र की क्या होती है, इस पे थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज को समझेंगे कि एक्चुअल में कैसे बनता है ये, और उसके बाद में उसको आगे हम समझेंगे कि क्या है ये कर्वेचर। देखो, चित्र में डायग्राम में आपको एक वक्र का वक्र दिखा रखा है। वो एक्स वाई समतल में एक वक्र बना हुआ है। वक्र ए बी है। उस वक्र पे एक कोई बिंदु पी है, ठीक है, तथा इसी वक्र पर एक अन्य बिंदु Q है। ये बिंदु Q बिंदु P के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में हो सकता है। हमने इसको राइट हैंड साइड में लिया है। बिंदु P से हमने क्या किया, बिंदु P पर हमने क्या किया, अ, अभिलंब बनाए। बिंदु P पर और तथा Q पर क्रमशः अभिलंब NP तथा QN है, ये भी आपने बताया है। अब हम क्या कर रहे हैं, बिंदु Q को धीरे धीरे बिंदु P की ओर अग्रसर करते हैं। जैसे जैसे बिंदु Q P की ओर अग्रसर होता है वैसे वैसे बिंदु N जो है, जो कि हमने अभिलंब का बिंदु है P पर, N जो है वह एक निश्चित बिंदु C की ओर अग्रसर होता है या प्रवृत्त होता है। अतः एक सीमा में N बिंदु C पर प्रवृत्त होता है। अतः एक सीमा में N बिंदु C पर प्रवृत्त होता है। बिंदु Q P के बाईं ओर हो या दाईं ओर हो, इससे कोई प्रतिबंध नहीं मिलता, कोई प्रतिबंध नहीं है इसका, तो किसी भी ओर हो सकता है। इस स्थिति में अब हमने देखो फाइनली इस वक्र के आधार पर अपने रिजल्ट्स निकाले हैं। हमने क्या किया, वक्र ए बी पर कोई बिंदु P लिया है। P के बाईं साइड या दाईं साइड बिंदु हम Q ले सकते हैं। एक अन्य बिंदु Q है। बिंदु P पर Pn लंब बनाया, बिंदु Q पर Qn लंब बनाया। जैसे जैसे बिंदु Q को हम P की ओर अग्रसर करते हैं वैसे वैसे बिंदु N है वो C की ओर प्रवृत्त होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में हम अपना फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो लिख रहे हैं। बिंदु C वक्र के बिंदु P पर वक्रता वक्र केंद्र कहलाता है। बिंदु C वक्र के बिंदु P के लिए हम सॉल्व कर रहे थे ना, तो वक्र के बिंदु P के लिए वक्र का वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। फर्स्ट केस समझ में आया। दूसरा केस, दूसरा इसमें ऑब्जर्वेशन हमें मिला, क्या मिला, हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन यहाँ से लिया। सीपी बिंदु P पर वक्र की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। आपने कहा जब बिंदु Q P पर अग्रसर होता है तो N C पर प्रवृत्त होता है। तो C से P की जो डिस्टेंस है जिसके लिए हमने सॉल्व किया है, तो CP क्या कहलाती है, उस वक्र की बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्र की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या मतलब CP का जो रेसिप्रोकल है 1/CP बिंदु P पर वक्र की वक्रता कहलाती है। ध्यान दीजिए, बिंदु P पर वक्र की वक्रता त्रिज्या का रेसिप्रोकल जो होता है वही उस वक्र की वक्रता कहलाता है या कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। सामान्यतः वक्र की वक्रता त्रिज्या को ग्रीक अक्षर जो होता है ग्रीक अक्षर रो द्वारा व्यक्त करते हैं। जहाँ रो इक्वल्स टू CP होता है, जहाँ रो इक्वल्स टू CP आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। तो रो इक्वल्स टू CP, तो 1/रो जो होता है, वक्रता त्रिज्या को हम ध्यान दीजिए रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न कि कर्वेचर को कर रहे हैं। कर्वेचर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का रेसिप्रोकल मतलब 1/रो या रो इनवर्स जो होता है वो वक्रता त्रिज्या होता है। 1/CP इक्वल्स टू वक्रता त्रिज्या है। अब हम लेते हैं इसको, वह वृत्त जिसका केंद्र C तथा त्रिज्या CP हो, वह वृत्त जिसका केंद्र C तथा त्रिज्या CP हो, बिंदु P पर वक्र का वक्रता वृत्त कहलाता है। अगर हम बिंदु P को केंद्र लें और CP त्रिज्या का एक वृत्त लें, ध्यान दीजिए,
सीपी त्रिज्या का एक वृत्त लें तो वह वृत्त उस वक्र के लिए वक्रता वृत्त कहलाता है। ठीक है। बिंदु P से वक्रता वृत्त पर खींची गई जीवा वक्रता जीवा कहलाती है। ध्यान दीजिए, अगर हम बिंदु P से वक्र AB पर अगर कोई जीवा बनाते हैं तो वह उस वक्र की बिंदु P पर वक्रता जीवा कहलाती है। ठीक है। ये जो इनिशियल टर्म्स हैं उसको हमने समझा कि वक्रता वृत्त क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या है और वक्रता क्या है। इसको हमने सभी जो ऊपर वाला डायग्राम था इसके आधार पर समझा है कि किसी वक्र की वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता क्या है, वक्रता जीवा क्या है, वक्रता वृत्त क्या है, वक्रता केंद्र क्या है। ये चीज हमने समझी। आगे देखते हैं नोट जो हमने यहाँ से लिया इस आर्टिकल से। नोट मिलता है किसी वक्र के किसी बिंदु पर उसका मोड़ जो बेंडिंग होता है, जो बेंड करते हैं उसको, वक्र के किसी बिंदु पर उसका मोड़ ही वक्र की वक्रता कहलाती है। ध्यान दीजिए, अगर किसी वक्र को हम किसी बिंदु से मोड़ते हैं तो वो जो मोड़ होता है वो बेंडिंग होता है, जो बेंड करते हैं वो बेंडिंग ही वक्रता कहलाती, उस वक्र की वक्रता कहलाती है। वक्र के किसी बिंदु पर वक्रता का निश्चित संख्यात्मक मान ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, वक्र के किसी बिंदु पर वक्रता का निश्चित संख्यात्मक मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। क्या किया जा सकता है, जैसे कि हमने एक डायग्राम भी बना रखा है। उस डायग्राम में हमने बता रखा है कि एक बिंदु हमने यहाँ नोट नहीं कर रखा है कि हम कोई भी जहाँ से शार्प एज बन रहा है या मुड़ा हुआ है, बॉन्ड हो रहा है, वहाँ हम वो बिंदु ले सकते हैं। वहाँ बिंदु लेकर हम बता सकते हैं कि ये जो है बिंदु, ये वक्रता क्या है, आपके वक्रता जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र जहाँ से अपना ये वक्र मुड़ा हुआ है तो ये उसका वक्रता कहलाती है। और वक्रता जो होती है उसका हम निश्चित मान ज्ञात कर, संख्यात्मक मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो इसको हम नीचे लिखा हुआ शार्प कर्व इन कंपेयरिंग टू अदर कर्व इज द कर्वेचर ऑफ द कर्व। अब देखो ये 3 कर्व अलग अलग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हम राइट हैंड से लेफ्ट की ओर चलते हैं तो राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं तो पहला कर्व उसमें मोड़ थोड़ा कम है, दूसरे में उससे थोड़ा ज़्यादा और तीसरे में उससे बिल्कुल ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वाला है उसकी कर्वेचर वक्रता ज़्यादा है, जो कम मुड़ा है उसकी वक्रता कम है। ठीक है, इसको समझें। और हमारे जनरल लाइफ के एग्जाम्पल से जैसे 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 प्राय सड़कों पर शार्प कर्व लिखा हुआ होता है, जैसे कई बार हम सड़क रोड पे ड्राइव करते हैं तो वहाँ सिंबल की फॉर्म सिंबल लगा होता है कि वक्र को शार्प कर्व की फॉर्म में दिखा रखा होता है, या जो सड़क होती है उसको एज ए सिंबल में वो मोड़ दिखाता है कि यहाँ मोड़ है, या स्पीड कम रखें, यहाँ मतलब यहाँ जो मोड है वो भयानक मोड है, तेज मोड है, या काफ़ी जटिल मोड है तो स्पीड कम रखें। तो वो क्या है, उस वक्र की क्या है, वक्रता है जहाँ से वो जो वक्र है वो मुड़ता है। तो देखो हमने काफ़ी बार देखा शार्प कर लिखा हुआ देखते हैं, उस स्थान पर मोड़ अन्य स्थानों की तुलना में अधिक नुकीला होता है, शार्प होता है। इसी कारण दो या दो से अधिक मोड़ वाले स्थानों पर उनके नुकीलेपन की तुलना करते हैं। जैसे क्या होता है कि हम सड़क पे ड्राइव करते हैं तो बहुत से मोड़ आते हैं, तो जैसे हम बात करें बहुत से मोड़ आते हैं तो वो मोड़ है तो उस वो मोड़ ही उस वक्र जो मोड़ है उसका शार्पपन नुकीला एज जो है उस वक्र की वक्रता है। लेकिन हम एक से अधिक मोड़ों की तुलना करते हैं तो कोई अधिक कोई कम होता है, तो जिसका शार्प ज़्यादा होता है वो अन्य वक्रों की तुलना में उसकी वक्रता ज़्यादा होती है, और वो शार्प एज ही उसकी वक्रता कहलाता है, या मोड जो है बैंड ही उसका वक्रता कहलाता है। किसी वक्रता त्रिज्या की हम ज्यामिति सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं, ज्यामिति के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक सिंपल सा वो डायग्राम बना रखा है जिसके आधार पर हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए हमने कुछ एक्स वाई समतल पे एक डायग्राम बनाया, वक्र ए बी लिया है, बिंदु पी लिया है, बिंदु क्यू लिया है, बिंदु एन है और बिंदु सी है वहाँ पर। अब हमने क्या किया, बिंदु पी और क्यू पर दो स्पर्श रेखा बनाई है जो एक्स एक्सिस को बिंदु टी और टी डैश पर काटती है। ठीक है। बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से साई कोण बनाती है, और बिंदु Q पर जो स्पर्श रेखा है वो क्या करती है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से साई प्लस डेल्टा साई कोण बनाती है।
ठीक है। तो आर टी तथा क्यू टी डैश जो स्पर्श रेखाएं हैं वो बिंदु आर पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं और उनका प्रतिच्छेदी जो कोण है वो है डेल्टा साई है। ठीक है। अब डेल्टा साई के आधार पर हम जो अंदर दो त्रिभुज बन रहा है पी क्यू एन, इस त्रिभुज का बिंदु जो एन पर जो कोण बन रहा है उसकी उसकी हम उसका माप भी बता सकते हैं डेल्टा साई। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसी को समझते हैं। त्रिभुज एन पी क्यू में, एन पी क्यू जो अंदर त्रिभुज बन रहा है में ज्या सूत्र से, मतलब साइन फॉर्मूले से। साइन फॉर्मूला क्या है? साइन फॉर्मूला आपका बोलता है, उस वाले फिगर डायग्राम के आधार पर अगर हम बात करें तो वो फॉर्मूला क्या बोलता है इसको हम समझे। तो बोलता है पीएन, पीएन क्या है? लंब है, मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन जीवा, जीवा क्या है? जीवा पी क्यू, पी क्यू आपका है। तो जीवा पी क्यू है, उसका आपने बताया कि पी एन अपॉन पी क्यू साइन एन क्यू पी, क्योंकि पी एन जो है, पी एन के सामने का कोण क्या है? एन क्यू पी, पी एन के सामने का कोण है क्यू। तो आप बता रहे हैं साइन फंक्शन से साइन एन क्यू पी। और जीवा पी क्यू, तो जीवा पी क्यू का कोण कौन सा है? ये एन वाला है, तो आप बताएंगे साइन पी एन क्यू। ठीक है। अब साइन एन क्यू पी अपॉन साइन पी एन क्यू, ये तो क्या हो गया? साइन टी आर टी वाला ही हो गया, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। तो साइन एन क्यू पी अपॉन साइन डेल्टा साई हो गया। क्योंकि डेल्टा एस टेंस टू जीरो, डेल्टा वहाँ जब आर उसको इंटरसेक्ट करता है, आर पे दोनों स्पर्श रेखा इंटरसेक्ट करती है, तो हमने उस एंगल को माना है कि डेल्टा साई होगा, जीरो की ओर टेंस करेगा। वैसे डेल्टा साई भी जीरो की ओर टेंस करेगा। कहने का मतलब अ, जो आपकी क्यू टी डैश और आर टी जो स्पर्श रेखा हैं वो दोनों एक दूसरे को संपातित करेंगे। संपातित करने की स्थिति में उस केस में डेल्टा साई तो क्या बनेगा? जीरो बनेगा, और जीरो की ओर टेंस करेगा। और डेल्टा एस जो है, देखो अंदर कौन बन रहा है? डेल्टा एस, वो भी जीरो की ओर टेंस करेगा। उस केस में डेल्टा साई भी जीरो की ओर टेंस करेगा। तो उस केस में क्या होगा? पीसी जो है आपका, पीसी क्या होगा? पी पर वक्रता त्रिज्या क्या होगी? रो होगी। तो पीसी इक्वल टू पी पर वक्रता त्रिज्या रो होगी। लिमिटिंग केस लें, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है? लिमिट डेल्टा एस टेंस टू जीरो, तो पीएन क्या बन रहा है आपका? पीएन जो है उसको आपने लिखा। अब पीएन को हम वहां से लिख सकते हैं जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया जा सूत्र से, जा फॉर्मूले से हमने, साइन फॉर्मूले से हमने फाइंड किया है। तो लिमिट डेल्टा साई टेंस टू जीरो, जीवा पी क्यू, जीवा पी क्यू इंटू साइन एन क्यू पी अपॉन साइन डेल्टा साई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो डेल्टा पी क्यू के अपॉन में आपने क्या किया? इसी को हमने सॉल्व करने के लिए डेल्टा एस से डिवाइड किया, डेल्टा एस से मल्टीप्लाई किया, और डेल्टा जो आपके पास साई है उससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया। अब सॉल्व कर रहे हैं हम, लिमिट ले रहे हैं, लिमिट डेल्टा साई टेंस टू जीरो ले रहे हैं, और जीवा आपकी क्या है? पी क्यू अपॉन डेल्टा एस टेंस टू वन है। डेल्टा साई अपॉन डेल्टा साइन डेल्टा साई टेंस टू वन हो गया। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा साई इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी साई। लिमिटिंग केस के अकॉर्डिंग हम इसको बता रहे हैं कि जब हम दोनों की लिमिट लेंगे तो ये आपका डी एस अपॉन डी साई बनेगा। चूँकि जो कोण है एल एन क्यू पी, वो अगर पाई बाई टू हो, एल एन क्यू पी, कोण क्या है? एल, आप उसको लिखें, सॉरी कोण है वो सिंबल। एन क्यू पी जो अगर पाई बाई टू हो, एन क्यू पी पाई बाई टू की ओर टेंस करे, तो उस केस में एन क्यू पी जो है वो क्या होगा? एन, क्योंकि एन क्यू पी जो है वो पाई बाई टू माइनस क्या होगा? कोण पी क्यू टी डैश, कोण पी क्यू, और क्या होगा? टी डैश आपका ये एंगल बनेगा। और ये जो होगा उसको आप माइनस करते हैं तो पी क्यू टी डैश तो जीरो की ओर टेंस करेगा। तो पी सी आपको क्या मिलेगा? पी सी आपको जो यहाँ से मिलेगा, पी सी इक्वल्स टू मिलेगा डी एस अपॉन डी साई, डी एस अपॉन डी साई, और क्या होगा? साइन पाई बाई टू। तो पी सी इक्वल्स टू साइन पाई बाई टू का वन होगा, तो डी सी अपॉन डी साई होगा। तो जब भी हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है और फंक्शन आपको एस और साई की फॉर्म में दे रखा होता है, वक्र का समीकरण आपको एस और साई की फॉर्म में दे रखा होता है, तो आप रो इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी साई से ज्ञात कर सकते हैं। वक्र की बिंदु पी पर वक्रता त्रिज्या वन अपॉन रो होती है, तो इसको हम कर सकते हैं डी साई अपॉन डी एस कर सकते हैं, डी साई अपॉन डी एस, ये होगा इसका फॉर्मूला। अब हम आगे चर्चा करें तो नेत समीकरण क्या होता है और इन पे हम चर्चा करेंगे। तो ये हम अगले अपने वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे कि ये क्या होते हैं।